दिन की बहू बनने के लिए भी तैयार हो जाती है। अगले रोज पिता उसे उसके 4 दिन के ससुराल में छोड़ आते हैं। ससुराल का पहला दिन। क्या बात है, कितना बड़ा घर है इन लोगों का। तभी सामने से हीरो जैसा एक लड़का आता है। तुम सोनम हो ना? हाँ, और तुम? तभी उसकी होने वाली सास सामने आती है। पति होने वाला है ये तुम्हारा। तुम क्या कर रही हो, आप बोलो। सोनम लड़की को देखकर खुश हो जाती है। हाय रे, कितना प्यारा है ये, बिल्कुल राजकुमार की तरह। मेरी तो लॉटरी लग गई। जी जी, नमस्ते आंटी। आंटी नहीं, माँ जी बोलो। देखो सोनम, मेरे पास सब कुछ है, बस मुझे एक अच्छी लड़की चाहिए। वैसे तो इस घर में नौकर चाकर सब है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरे घर की बहू को सब कुछ आना चाहिए। क्यों नहीं, सही बात है भाई। बहू को वैसे भी क्या चाहिए, सोने के लिए रात तो होती है, लेकिन घर का काम होता है, थोड़ा बहुत काम तो कर ही लेना चाहिए बहू को। सास सोनम की ओर देखती है। एक तो जबान तेज है तेरी, जबान में लगाम लगा बहू। बड़े घर की बहू एक काम बोलती है, समझी? सोनम को तो गुस्सा आ जाता है कि घर की बहू बनाने के लिए बुलाया है या नौकरानी। माँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आज टेस्ट है मेरा। सोनम खड़ी क्यों हो, कॉलेज जा रहा है, सुनाई नहीं दे रहा? वैसे तुम्हें तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, टिफिन लगा दो इसका तब तक। सोनम किचन में जाकर होने वाले पति का टिफिन लगा कर आती है। ठीक है, वैसे जानकर हैरानी हुई कि तुम पढ़ना नहीं चाहती। माँ मैं इसे कैसे अपने दोस्तों के बीच बिठाऊंगा? वही तो देखना है बेटा, इसलिए तो इसे 4 दिन के लिए रखा है। बिना पढ़ी लिखी लड़की को बहू कौन बनाता है? ऐ जाकर छत से कपड़े उतार ला। सोनम छत में जाती है तो उसे वहां नौकरानी खड़ी दिखती है। नमस्ते छोटी मालकिन, इस हफ्ते आप टेस्ट के लिए आए हो ना? टेस्ट के लिए मतलब? वो क्या ना मालकिन हर हफ्ते किसी ना किसी लड़की को घर में बहू बनाने के लिए टेस्ट में रखती है। लेकिन क्या? वैसे कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? 12वीं। क्यों? फिर उसके बाद पढ़ना होता तो क्या यहाँ बहू के टेस्ट के लिए आती मैं? तू भी ना यार, कुछ भी। मैं भी 12वीं में थी ना, तब टेस्ट के लिए आई थी। बहू तो नहीं बन पाई, लेकिन कुछ साल बाद पता चला कि जीवन जीने के लिए पैसे कमाने कितने जरूरी है। कोई और तो काम नहीं दे रहा था, तो इस घर की नौकरानी ही बन गई। सोनम को तो इस बात से झटका ही लगता है कि हाय रे, क्या ऐसा भी होता है? सोनम नौकरानी से बात कर ही रही थी कि सास चिल्ला कर बोलती है। अरे क्या नाम है नई लड़की का, क्या करने लग गई छत पर? सोनम भाग कर नीचे आती है। ये सारे कपड़े अच्छे से प्रेस करके तय लगा दे, समझी? सोनम से उसकी होने वाली सास सारा दिन काम कराती, रात को पैर भी दबवाती और जमीन पे सुलाती। सोनम इतनी थकी होती है कि अगली सुबह उसे उठने में देर हो गई। क्या बात है? क्या देर हो गई उठने में? अरे एक तो अनपढ़ गवार, ऊपर से सोना पसंद है। अरे तुम क्या ही किसी के घर की बहू बनोगी? सोनम फटाफट सोकर उठती है। वो बाहर कमरे में जाती है तो सामने उसका होने वाला पति टेनिस खेल रहा था। शिट, तुम अब उठी हो यार, तुम तो आलसी भी हो, ऐसे कैसे होगा? माँ प्लीज भगाओ ना इसे यहाँ से, मैं इस पर अपने पैसे बर्बाद नहीं करूंगा। सोनम को लड़की की बात पर गुस्सा आता है। ओए सुनो, भगाओ से क्या मतलब है? ऐसे वैसे घर की नहीं हूँ, मेरे पापा भी अच्छा कमाते हैं, समझे? तभी उसकी होने वाली सास आ जाती है। हाँ तो तेरे पापा की हम बहुत इज्जत भी तो करते हैं, उन्हें नहीं भगा रहे हम, और कमाते तो तेरे पापा है, तू नहीं समझी? माँ ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा जो ना कमाती धमाती है और ना ही पढ़ी लिखी है और ना ही समाज में उसे कोई जानता भी है। इसका तो अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं, किसी की बेटी किसी की बीवी ही बनना है इसे। अरे जो लड़का तुमसे शादी करेगा वो भी तो ये समझेगा ना कि किसका पति है वो। सोनम को लड़की की बात सही लगती है, वो समझ जाती है कि उसे भी अपनी पहचान बनाना जरूरी है। और हाँ, हम नहीं बना सकते तुझे अपने घर की बहू, तो अभी आप यहाँ से जा सकती हैं। तभी वहाँ वो नौकरानी भी आ जाती है। आप परेशान ना होना, अगर फिर भी कोई शादी ना करे और कहीं पैसे कमाने लायक भी ना हो ना, तो मालकिन आपको यह नौकरानी के रूप में रख ही लेगी। पूरी 2000 देती है महीने का। अरे रखो 2000 तुम, और हाँ तुम्हारी लड़की को जरूरत हो ना कभी पैसे की तो आकर ले जाना मुझसे। बड़े आए इस घर में 4 दिन क्या 4 मिनट ना रहूं मैं। अरे औरत, मेरा बैग घर भिजवा देना। पूरी अकड़ के साथ सोनम वहां से निकल जाती है। सोनम की होने वाली सास सोनम के पापा को फोन करती है।
भाई साहब, लगता है आपकी बेटी को पढ़ने की इच्छा जग गई है। जैसा आपने कहा था, आपने वैसा ही नाटक किया और वो सफल भी रहा। शुक्रिया भाभी जी, आप लोगों का परिवार हम लोगों के लिए हमेशा फैमिली रहा है। लगता है वो आ गई, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। सोनम तनाती हुई घर आती है। अरे क्या हो गया बेटा, तुम तो 4 दिन के लिए गई थी ना। अरे बेटे, बड़ी मुश्किल से कोई तैयार हुआ था, अब कौन करेगा तुमसे शादी। तुम तो। माँ की बात सोनम बीच में ही काट देती है। माँ, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी, खुद के पैरों में खड़ी होंगी। माना हाउसवाइफ एक अच्छी बात होती है, लेकिन मैं घर के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी संवारूंगी। शादी का प्लान कैंसिल। और हाँ माँ, अब लड़के नहीं, मैं लड़कों को चूज करूंगी, समझिए आप। सोनम ये बोलकर वहां से निकल जाती है और पीछे से माता पिता खुश हो जाते हैं। सौतेली सास। निमृत अपनी माँ और पिता के साथ रहा करती थी। अब निमृत की शादी की उम्र हो चुकी थी। उसकी सभी सहेलियों की तो शादी भी हो चुकी थी। निमृत को अपनी शादी को लेकर काफी अरमान थे। ऐसे ही एक दिन निमृत अपनी बचपन की दोस्त दिया को फोन करती है। दिया, कैसी है तू अपने ससुराल में? शादी की बात तो मुझे भूल ही गई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ निमृत, तू बता तो कैसी है और कब शादी कर रही है? यार, शादी के लिए तैयार तो मैं भी हूँ, इसलिए तू भी विश कर कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। लेकिन मेरे लिए ना ढंग का कोई लड़का ही नहीं मिल रहा। वैसे तू बता, तेरे ससुराल में सब कैसे है? तेरी सास कैसी है? मैंने जहाँ तक सुना है सास बहुत खड़ूस होती है। क्या सच में सास ऐसी होती है? अब सास को लेकर मैं तुझे क्या बताऊँ निमृत, मेरी सास थी तो मेरा जीना हराम कर रखा है। बस यही वजह है कि मैं तुझे फ़ोन नहीं कर पाती। तू नहीं जानती, पर मेरी सास को ना हर चीज़ में नुक्स निकालने की आदत है। थोड़ा खाना ज़्यादा बन जाए तो उन्हें परेशानी होती है। अरे कितना ही स्वादिष्ट खाना बना दो, कमियाँ फिर भी निकाल देती है। और खुद घर का ना एक काम नहीं करती, ऊपर से मुझे काम चोर कहती है। रात में 1 बजे मैं जाती हूँ सोने के लिए और फिर सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। और लेकिन फिर भी ना कोई कदर नहीं है मेरी। दिया के मुंह से सास की बुराइयां सुनकर निमृत का भी शादी से मन हटने लगता है और वो हर समय इसी सोच में रहती है कि आखिर सच में सास इतनी बुरी होती है। तभी उसकी एक और दोस्त निधि का फोन आता है और निमृत निधि से भी सेम सवाल करती है। तब निधि जवाब देती है, अरे पागल है तू भी ना दिया की बात को इतना सीरियसली ले रही है। दिया तुझसे मजाक कर रही थी, वो अभी भी लाइन पर है। यकीन नहीं हो रहा तो खुद पूछ ले। अब निमृत अपनी दोनों दोस्तों से बातें करती है, जिसके बाद निमृत के मन से सास के लिए डर खत्म हो जाता है। अब ऐसे ही बहुत जल्द निमृत का रिश्ता निखिल नाम के एक बहुत ही स्मार्ट लड़के से तय हो जाता है और बहुत जल्द निमृत की शादी निखिल से हो जाती है। पर ये क्या, शादी के बाद निमृत के सारे अरमान चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि उसके घर में आती ही उसकी सास रूबी उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती। शादी के अगले ही दिन, अरे महारानी, खाली निखिल के साथ ही गप्पे लड़ाती रहोगी या फिर घर का थोड़ा काम भी करोगी? जब से आई हो तब से आराम कर रही हो। हमारी भी शादी हुई थी, पर हम तुम्हारी तरह नहीं थके से थे। हाँ? वो माँ जी, मैं निखिल जी के कपड़े प्रेस कर रही थी। बहू, मानते हैं तुम्हारा पति निखिल है, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम घर का और कोई काम ना करो। अगर अपने पति की सेवा करनी हो गई हो तो अपनी सास के भी थोड़े पैर दबा दो। निमृत अपनी सास के पैर दबाने लगती है, पर फिर भी रूबी निमृत को ही भला बुरा कहती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रूबी निमृत को जरा भी आराम करने नहीं देती। अपनी सास की इन आदतों से अब निमृत परेशान होने लगती है और एक दिन, क्या रे बहू, तो क्या ससुराल में मुफ्त की रोटियां तोड़ने आई है जो तूने आज कपड़े नहीं धोए? वो माँ जी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना, बस इस वजह से। मैं कल सुबह सारे कपड़े धो दूंगी। ये सुनकर रूबी उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है और उसे धमकाते हुए कहती है, बहू, अगर तेरी जगह मेरी सगी बहू होती ना तो भी हम उसके साथ यही करते। और तू तो हमारी सौतेली बहू है और हम तेरी सौतेली सास, समझी? अगर अपनी सौतेली सास के अत्याचारों से बचना है तो उसके पैर के नीचे दब के रहना सीख ले, समझी? इस तरह से रूबी निमृत के हाथ में सारे गंदे कपड़े थमा देती है। बेचारी निमृत रोते हुए पूरी रात कपड़े धोती है,
ये सब देखकर निखिल को अच्छा नहीं लगता और वो निमृत की मदद करने के लिए उसके पास जाता है। माफ करना निमृत, पर मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि मेरी माँ यानी कि तुम्हारी सास सौतेली है। निखिल जी, पिताजी ने दूसरी शादी क्यों की? मैं सिर्फ 5 साल का था जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और उन्हें दिखाने के लिए ही पिताजी ने भी दूसरी शादी कर ली। मेरे माँ बाप ने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मेरी सौतेली माँ मुझसे नफरत करती है क्योंकि उनकी खुद की कोई संतान नहीं हुई। मुझे माफ़ करना निमृत, मैं चाह कर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो माँ फिर से तुम्हें कोई नई सज़ा दे देंगी। निखिल जी, सज़ा तो मुझे मिल ही रही है शादी करके। मैंने सोचा था सास माँ समान होती है, पर आज मेरी सारी गलत फहमियाँ दूर हो गई। और उससे भी ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है कि आप सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर रहे। मैं जानता हूँ निमृत, पर मेरी मजबूरी है। निखिल निमृत से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसे रूबी के आने की आहट आती है और वो जल्दी से वहां से अपने कमरे में चला जाता है। निमृत सारे कपड़े धोकर जैसे ही अपने कमरे में जाने लगती है, वैसे ही रूबी निमृत को अपने कमरे में बुला लेती है और कहती है, क्या बहुरानी, बहुत नींद आ रही है या फिर पति की याद आ रही है? पर क्या करे, अब तुझे सौतेली सास जो मिली है उसे भी तो देखना पड़ेगा। बेचारी मेरी बहू, जब से शादी हुई है पति के साथ टाइम ही नहीं मिलता बात करने का। क्या? माँ जी, मैं सिर्फ अपने पति के लिए ये सब कर रही हूँ, वरना आप जैसी सासों को सीधा करना मुझे आता है। मैं नहीं जानती कि ऐसी क्या बात है जो निखिल जी आपके खिलाफ नहीं जाते। निमृत इतना बोलती ही है कि तभी रूबी निमृत के बाल पकड़ लेती है और उससे कहती है, तो फिर मेरी प्यारी बहू, जैसे तेरा पति गूंगा और अंधा बना बैठा है, वैसे तू भी गूंगी और अंधी बन जा। अगर ज्यादा मुंह चलाया ना तो जुबान काट लूंगी। इतना बोलकर रूबी वहां से चली जाती है। पर अब निमृत अपनी सौतेली सास का और अत्याचार सहना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपनी सास के खिलाफ आवाज उठाने की सोचती है। साथ ही वो अपने पति को भी अपनी माँ के खिलाफ बोलने के लिए कहती है, निखिल जी, मेरे बहुत अरमान थे। अगर मुझे शादी से पहले पता होता कि मेरी सास ऐसी होगी तो मैं ये शादी ही नहीं करती। पर मुझे सबसे ज्यादा आपके लिए दुख हो रहा है कि आप इतने सालों से अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सह रहे हैं। पर मुझे समझ में नहीं आता कि जब घर की सारी जिम्मेदारियां, सब कुछ आपके हाथों में है, तो आप अपनी सौतेली माँ का अत्याचार क्यों सह रहे हैं? निमृत, क्योंकि मेरे पापा की जान उस औरत के हाथ में है। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैं अपनी सौतेली माँ के खिलाफ गया तो वो मेरे पापा को मार देगी, और आज मेरे पापा की जो हालत है वो उन्हीं की वजह से है। अच्छा, तो ये बात है, यही है उस औरत का राज। कोई बात नहीं, अब उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। उसको उसके कर्मों की सजा कोई नहीं दे पाया ना, लेकिन अब बस बहुत हुआ। मैं उस औरत को उसके किए की सजा दूंगी। लेकिन तुम ऐसा क्या करोगे निमृत? वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए निखिल जी। अब मैं आपको और अपने पापा जी को उस औरत का और अत्याचार नहीं सहने दूंगी। बहुत हो गया। अब जैसे ही निमृत को अपनी सौतेली सास के बारे में पता चलता है, वो बिना कुछ सोचे समझे अपने विकलांग ससुर को अपने मायके भेज देती है और रूबी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा देती है। जिसके बाद रूबी की सारी चालाकी धरी की धरी रह जाती है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके उसके किए की सजा देती है। तो वहीं दूसरी ओर निमृत, जैसा कि उसने शादी के बाद अपना जीवन जीने का सोचा था, वो उसी तरह से अपने ससुराल में बिना सास के एक खुशहाल जीवन जीती है।